वेस्ट इंडीज से जो ओडीआई सीरीज आप हारे हैं, शुक्र है इसमें बाबर और रिजवान मौजूद थे, नहीं तो बहुत सारे लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हुए थे कि बाबर और रिजवान के बगैर आप नहीं जीत सकते, बाबर और रिजवान के बगैर आपकी टीम कुछ भी नहीं। बाबर और रिजवान अगर यहाँ पर होते तो वो ये कर लेते, बाबर और रिजवान अगर होते तो वो ये कर लेते। बाबर और रिजवान के बगैर आपकी ये प्लेयर्स कुछ भी नहीं, इनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और बाबर और रिजवान को टीम में वापस लाना चाहिए आपको। अगर जब तक आप इनको वापस नहीं लाओगे तो आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो लो ले आए हम इनको ओडीआई में। ओडीआई में इनको 3 मैचेस खेलने का मौका मिला, तीनों मैचेस में इन तीनों की बल्लेबाजी भी आई और जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी वो आप सबके सामने है। पहले मैच में तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ ये बात, अब आपने ये नहीं करनी कि बाबर और रिजवान नहीं चले तो बाकियों 8-9 ने क्या उखाड़ लिया। बाकी 8-9 को आप साइड पे रखो, उनको गोले के बाबर और रिजवान अकेले ही पूरे हैं। जब आप उनको टीम में लाओगे तब तो जीतेंगे। अगर वहां पर उन 11 बंदों से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बाबर के आने से अगर वो T20 मुकाबला जीत सकते हैं तो फिर यहां पर क्यों नहीं। पहले ओडीआई मैच में बाबर और रिजवान ने जो है तो टेस्ट मैच खेलना शुरू कर दिया। एक ने 69 बालों में 52, दूसरे ने जो है तो भैया 64 बालों में 47 रन खेल दिए, बना दिए। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों अपना डेब्यू मैच खेल रहे हो। ऐसे लग रहा था जैसे इनकी ये कोई पहली सीरीज हो। लग ही नहीं रहा था कि ये शायद पिछले 10 सालों से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसे हसन नवाज खेल रहा था, जिस तरीके से उसने इनिंग्स बिल्ड की, अपने साथ हुसैन तलत को चलाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे हसन नवाज डेब्यू नहीं बल्कि ये पिछले 10 सालों से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। दूसरे मुकाबले में मोहम्मद रिजवान ने 25-30 गेंदें ज़ाया की, सिर्फ 8-9 रन बनाकर पवेलियन चला गया। और जो बाबर साहब थे, बाबर साहब ने कहा आज मेरा मूड नहीं है खेलने का, आज मैं चला जाता हूँ जल्दी, जो ये पीछे जो लड़के ये खेल लेंगे। बाबर साहब 0 पे चले गए। तीसरा मुकाबला आया, तीसरे मुकाबले में फिर रिजवान को मिला गोल्डन डक यानी कि बत्तख का अंडा। और बाबर आजम ने थोड़ी सी इंप्रूव की अपनी बल्लेबाजी और 9 रन बनाकर पवेलियन चले गए। यकीन जानिए जितने चांसेस बाबर आजम को अब तक मिले हैं, अगर इतने चांसेस किसी और को मिले होते हैं तो शायद अब तक वो 30 से ऊपर चला जाता सेंचुरीज में। ये तो थे बाबर और रिजवान। बाकियों की तरफ भी आते हैं, अब्दुल्ला शफीक की तरफ आते हैं अब कि अब्दुल्ला शफीक जब से दौरे ऑस्ट्रेलिया से आया है उसके बाद से इस बंदे की परफॉर्मेंस डाउन होती गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, उस तब से इस बंदे से रन्स नहीं हो रहे। कभी 0 करता है, कभी 5, कभी 6, कभी 7, मतलब बिल्कुल डाउन जा रहा है बंदा। दूसरी तरफ अगर आप साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब T20 में काफ़ी शानदार खेला, लेकिन जैसे ही ओडीआई फॉर्मेट आता है तो ये इसकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है। तीनों मैचेस में उस बंदे से कुछ नहीं हुआ, कुछ रन नहीं किए उसने। उसके बाद पीछे अगर आप हसन नवाज पे नज़र डालें तो उस बंद बेचारे की डेब्यू सीरीज थी, उसको आप कुछ नहीं कह सकते। उसने अपनी तरफ से 100% दिया। हुसैन तलत जो कि एक लंबे अरसे के बाद टीम में आया, 6 साल बाद आया, उसने भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। सलमान अली आगा उसने भी उसने भी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरीके से हम उससे उम्मीद लगा रहे थे, और वो भी कुछ खास इस सीरीज में नहीं दिखा पाए। अगर आप बॉलर्स की बात करें तो ये आपको मानना पड़ेगा कि शाहीन शाह अफरीदी के बगैर आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो कुछ भी नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी अगर टीम में मौजूद होता है, उसकी मौजूदगी ही बाकी बॉलर्स में जान डाल देती है। कल आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी नहीं था तो किस तरीके से एंड में और रन्स बने। नसीम शाह अब नसीम शाह को ड्रॉप करने का वक्त आ चुका है कि अब नसीम शाह को आप ड्रॉप करके आकिब जावेद को टीम में शामिल करें। नसीम शाह की जो पेस है इस वक्त मौजूदा, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप इसको बॉलर कह सकते हैं, क्योंकि एक फास्ट बॉलर है, एक बंदे को आप कहने कि ये फास्ट बॉलर है और फेंकता वो 130-135 की स्पीड से हो, तो वो ये फिर कैसा बॉलर है। जब वो बाउंसर मारेगा बल्लेबाज को तो वो तो बाउंसर ना हुआ ना 130-135 के स्पीड से, वो तो एक मजाक बन गया। वो तो सीधा रख के देगा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। फिर उसके बाद अगर आप आ जाते हैं भैया नीचे थोड़ा सा, तो इब्रार अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की, और जो स्पिनर थे नवाज वो कल काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, उनने अच्छे खासे रन दिए हैं। तो आई थिंक 35-37 कुछ ऐसे लगभग साल के बाद वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान से ओडीआई सीरीज़ जीती है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओडीआई जो टीम है वो बेहतर हो सके। क्योंकि
T20 में तो हमने देखा कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस उनकी बेहतर हो रही है, लेकिन ओडीआई में वो पीछे ही चलते जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पर अब बड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। पीछे इनके पास मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, ओपनर्स भी अच्छे हैं, साहिबजादा फरहान है, इमामुल हक भी अभी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और कामरान गुलाम जिसको बिला वजह टीम से ड्रॉप किया ओडीआई टीम से, उसका समझ में नहीं आता, उसको भी आपको वापस लाना चाहिए, चांस देना चाहिए। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करनी है। आपके पास 2027 वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ा टाइम है, 3 साल 2 साल हैं कम से कम, इन 2 सालों में आप एक अच्छी खासी टीम बना सकते हैं।